तैयार बैठे रहते, फटाफट ऑनलाइन आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं आज का हम अपना लेक्चर। और हमारा लेक्चर, पहला लेक्चर आज है, और आपका ग्रुप 2 CS एग्जीक्यूटिव, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। ये जो सब्जेक्ट होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सब्जेक्ट में आपको अलग अलग चीजें पढ़नी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वन इज अ इकोनॉमिक, सेकंड वन इज अ बिजनेस एंड थर्ड वन इज अ कमर्शियल लॉज। क्या क्या बताया इसने? इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। इट मीन्स इट्स अ मिक्सचर पेपर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आपको पढ़ने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। द एंटायर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट नहीं है, इसके 3 पार्ट हैं। इसके 2 पार्ट नहीं है, इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। फेमा, कॉम्पिटिशन लॉ, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। इट मीन्स द एंटायर पेपर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? हाउ मेनी पार्ट्स बताइए जल्दी से? 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3। ओके, ये आपका 40 मार्क्स का आता है, ये आपका 25 मार्क्स का आता है, और ये आपका 35 मार्क्स का आता है। अगर आपको बटे में से बटा चाहिए, बटे में से बटा मैम, आउट ऑफ आउट, तो दिस वन इज द बेस्ट पोर्शन। दिस वन इज द बेस्ट पोर्शन, सिंगल लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ ओनली, एंड कवरिंग हाउ मेनी मार्क्स? 25 मार्क्स। उसी के साथ नंबर 2 पे ये आता है। इसमें चैप्टर एज कंपेयर टू ये कम है, इसमें चैप्टर्स बहुत ज्यादा है 35 मार्क्स में। तो पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं। आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आप सुनिए ध्यान से बच्चों। आप मुझे एक बात बताना जरा, आप मुझे एक बात बताना, सिंपल सी बात बताना जरा सारे बच्चे। आप मुझे एक बात बताना, मान के चलिए सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, और इसी सोसाइटी में इकोनॉमी भी हमारी आती है, इसी सोसाइटी में हमारा बिजनेस भी आता है, इसी सोसाइटी में हमारी कॉमर्स भी आती है। तो लॉ का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो सेम फिट होता है हर जगह। लॉ का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए। एंड सोसाइटी इज अ ब्रॉडर टर्म। इट इटसेल्फ कवर बिजनेस, इट इटसेल्फ कवर कॉमर्स, it itself cover economy, yes or no? It itself covers crime and all that. So business को regulate करने के लिए which law? Business law. Commerce को regulate करने के लिए commercial law. Economy को regulate करने के लिए economic law, and crime वगैरह के लिए criminal law. So यहाँ पे जो main focus किया गया है, वो आपका focus किया गया है किस पे? Economic, business and third one is a कमर्शियल लॉज। 3 चीजों पे फोकस किया गया है। किस किस पे? इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो भी थोड़ा सा देखते हैं। द इंटेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर, टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज। देखिए फिर दोबारा से ध्यान दीजिए, क्या बोला इन्होंने? टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज किसमें? फेमा में। टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज इन फेमा। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, क्या होता है वो मैं बताऊंगी। उसी के साथ दूसरे पार्ट में टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज इन कंपटीशन लॉ। इट मींस ये दोनों डिटेल में है। और तीसरा पोर्शन वर्किंग नॉलेज। क्या एक्सपर्ट और वर्किंग में अंतर है? वर्किंग का मतलब बस पता है, और एक्सपर्ट का मतलब डिटेल में पता है। तो 2 चीजें तो हम लोग को डिटेल में पढ़नी है, और तीसरी चीज की हमें क्या लेनी है? वर्किंग नॉलेज। तीसरी की हमें क्या लेनी है? क्या लेनी है बच्चों? वर्किंग नॉलेज। गॉट द पॉइंट। चलो अब देखो इधर, अब देखो इधर, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं फेमा से कनेक्टेड। जो सेकंड पार्ट है उसमें कंपटीशन लॉ पढ़ना है। जो तीसरा पार्ट है उसमें बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज पढ़ने हैं। जैसे कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए लॉज पढ़ने हैं। अब कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कौन से लॉज हो सकते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है। कैसे कैसे मैं बताऊंगी धीरे धीरे। फिर इसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी लॉज पढ़ने हैं। प्रॉपर्टी लॉज में क्या आ जाता है? टॉपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और उसी के साथ साथ इसमें आपका रेरा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है, रियल एस्टेट लॉज है। उसी के साथ आप क्या आ जाते हैं? बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज में कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स है, पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल है, स्पेसिफिक रिलीफ है। फिर आप क्या आ जाते हैं? एंटी करप्शन लॉज। एक तो बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी सुनी होगी आपने वो, और एक PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो कुछ बातें हुई। अब सुनो, अगली बात सुनो ध्यान से।
एंटी करप्शन लॉज आता है। अब मेरी एक और बात सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ और आप मुझे फिर उसी का, मैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट का आपको कनेक्टिविटी बना रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फेमा की। मैम फेमा क्या है, फेमा के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या हमें पढ़ाई जा रही है, क्या सारी कहानी है। पहले मैम हमें थोड़ा सा, अब मैं जो भी बोलूंगी सिर्फ बोलूंगी, मेरी बात सुनना, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास है। उसके बाद चैप्टर तो हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। चैप्टर हमारा कब से होगा? नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। आपको ये तो पता चल चुका है कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। इट मीन सब्जेक्ट, जो एंटायर सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वाले में कितना वेटेज है? 40 मार्क्स। सेकंड वाला कितने का है? 25 मार्क्स। एंड थर्ड वाला कितने का है? 35 मार्क्स। ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ अब थोड़ा सा समझते हैं। मैम आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि हमारा जो है वो फेमा लॉज आप बता रहे हो, फेमा एक्ट के नाम से आप बता रहे हो, ये क्या है और इसकी क्या कहानी है? थोड़ा सा हमें ये समझाइए, और थोड़ा सा हमें कंपटीशन लॉ के बारे में बताओ, और थोड़ा सा हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताओ, और थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टी लॉज के बारे में बताओ, और थोड़ा सा हमें बिजनेस लॉज के बारे में बताओ, और थोड़ा सा हमें एंटी करप्शन लॉज के बारे में बताओ। तो सब्जेक्ट तो आज ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आप करोगे क्या 4 महीने तक, है ना? तो सब्जेक्ट तो आज ही खत्म हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सबकी लेंगे, क्योंकि इसमें अब अगर हम बात करें बेसिक क्लास की, तो ये क्या है? मिक्सचर लॉज है। इट में मिक्स लॉज हैं, कोई ये है, कोई अलग अलग दे रखे ना, आप देख रहे हो उधर। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे किसी भी चैप्टर की किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एवरी चैप्टर इज अ सेपरेट चैप्टर एंड एवरी चैप्टर इज वेरी फर्स्ट चैप्टर। गॉट द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि पहला कौन सा है, तो पहला हर एक चैप्टर अपने आप में पहला चैप्टर है। अब चलिए, अब अगर हम फेमा लॉज की बात करें, तो फेमा क्या कहानी है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इन कानून की क्या जरूरत पड़ी? आप मुझे थोड़ी सी एक बात समझाइए, खुद से मुझे एक बात बताओ। मान के चलिए हम अपनी कंट्री की प्रोग्रेस की बात करते हैं, कंट्री की उन्नति की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कब आती है? आपने नोट देखा है ना, नोट तो गवर्नमेंट कितने भी नोट छाप सकती है, कितने भी नोट छाप सकती है, जितना चाहे। नेवर एवर। फिर ऐसे तो हर कंट्री अपने पैसे छापती रहेगी, गोल्ड के अकॉर्डिंग या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अकॉर्डिंग वो होता है। अब सुनिए मेरी बात, मुद्दा ये उठता है कि आपने अब से 20 साल पहले, तो आप शायद नहीं होंगे, अब से 14-15 साल पहले की भी कहानी मैं बता देती हूँ। तो अब से 15 साल पहले अगर कोई फॉरेन कंट्री जाता था, तो आपको ऐसा लगता था यार फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, है ना, और वहाँ से हमारे लिए कुछ सामान लेके आएंगे। और अगर अब से 20 साल पहले की बात करूँ या अब से 25 साल पहले की बात करूँ, इट मीन्स जब मैं 5 या 6 साल की थी, उस समय की मैं अगर अपनी प्रैक्टिकल बात बताऊँ, तो अगर हमारे रिलेशन में से कोई फॉरेन कंट्री जाता था, अब्रॉड जिसे बोलते हैं, अब्रॉड जाता था, तो हमारी एक ही बात होती थी, वहाँ से एक चॉकलेट लेके आना। ठीक है, कि अब्रॉड की एक चॉकलेट लेके आना, क्योंकि ऐसा हम अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं ना स्कूल में, अरे मेरे मामा जी फॉरेन कंट्री गए थे, वहाँ से एक चॉकलेट लेके आए हैं। इट मीन्स आपने ये बात अगर मतलब 20 से 25 साल पहले की बात मैं बताऊं, तो उस समय विदेश जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुकाम था, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। लेकिन देखते ही देखते आज की डेट की मैं आपको बात बताऊं, आज की सिचुएशन की मैं बात बताऊं, आज की डेट की मैं बात बताऊं, तो घर में से कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जो फॉरेन कंट्री विजिट नहीं करता। इवन ऑलमोस्ट जिनकी भी भाई बहन जिसकी भी शादी होती है, वो जाके सीधा शादी से तीसरे दिन जो सांस लेता है ना, वो सीधा फॉरेन कंट्री में जाके उसे सांस आती है, सांस से सांस मिली तो सांस आई। इट मीन्स तीसरे दिन वो फॉरेन कंट्री विजिट करता है। ये बात आप भी जानते होंगे, आप अपने रिलेशन में भी देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि आज इंडिया में है, उसकी शादी हुई है, और चौथे दिन वो दुबई में है, मलेशिया में, सिंगापुर में है, या इंग्लैंड में, या ऑस्ट्रेलिया में है, या पेरिस में है, इस जगह वो मिलते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? ऐसा क्या हुआ है कि अब इतना ज़्यादा फॉरेन कंट्री विजिट करने लगे हैं, इतना ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं? और इवन आप ये मान लीजिए मलेशिया और सिंगापुर दो कंट्री तो ये ऐसी हो गई हैं, दो जगह तो ये ऐसी हो गई हैं, ये तो बस ये मान लो जैसे कि हरिद्वार घूमने चले गए हो। इट मीन्स ऑलमोस्ट अभी न्यू ईयर पे देखना आप, आपके 4 फ्रेंड में से, या आप तो अभी चलो ठीक है छोटे बच्चे हो तो पेरेंट्स जाएंगे तो बच्चे अलाउड करेंगे, बट मैं अपनी जनरेशन की अगर बात करूं जो वर्किंग है, जो पैसे कमा रहे हैं, तो मेरे फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो 4 में से 2 तो फ्रेंड मेरे कहाँ मिलेंगे? फॉरेन कंट्री मिलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें ही पढ़ाऊंगी इधर ही। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या कारण रहा है? इसके पीछे ये लॉजिक रहा है कि एक्चुअली क्या था कि पहले जो था, हमारे यहाँ पे एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था फेरा। क्या नाम था? फेरा। और वो जो फेरा कानून था, वो पता क्या करता था? वो करता था फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता था। क्या लगाता था?
रेस्ट्रिक्शन। लेकिन जब हम एक तरफ 1991 की पॉलिसी की बात करते हैं, 1991 की पॉलिसी हमें कहती है एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो हमें ये समझाता है कि आप पूरे विश्व में बिजनेस कर सकते हो, आप पूरे देश में, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड आप बिजनेस कर सकते हो, वसुधैव कुटुंबकम। जब वो इस तरीके की बात करता है एलपीजी, और तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एंटायर बिजनेस को रेगुलेट करता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा एक तरफ तो आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके यहाँ इतनी रेस्ट्रिक्शन है, कोई बाहर आ नहीं सकता, कोई बाहर फ्लैट परचेज कर नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। एक तरफ आप बातें करते हो बड़ी बड़ी कि हम कदम से कदम मिला के चलेंगे इंग्लैंड के साथ, दूसरी तरफ आप इतने भी फॉरेन एक्सचेंज देते। मान के चलिए मेरा मन है कि मैं लंदन में फ्लैट परचेज करूं, सिंपल सी बात है, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय अ सिंगल फ्लैट, सिंगल स्टोरी फ्लैट इन लंदन। सो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे पेमेंट करना होगा तो फॉरेन एक्सचेंज की। पैसे नहीं, पैसे तो मेरे पास बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज के लिए मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोलेगा दिमाग खराब है, इधर ही फ्लैट बनाना, लक्ष्मी नगर में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा कम जी लोगे, कोई 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 मुश्किल आ जाएगी? 50 साल जीते 30 साल जी लोगे, क्या दिक्कत है? 20 साल कम जी लोगे, इधर ही रहो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो लंदन में फ्लैट परचेज करना है, लंदन में ही फ्लैट परचेज करना है। जिद हो गई है, बस लंदन में फ्लैट परचेज करना है, उन्होंने अलाउड ही नहीं किया। लेकिन आज की रेट की बात करें तो क्या ये चीज सही है? नहीं सही है ना, इट मीन्स आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। तो कहानी ये हुई, वर्ल्ड बैंक ने भी इस चीज पे बोला कि भैया आप अपने यहाँ के कानून थोड़ा सही करिए, ये रेस्ट्रिक्शन हटाइए, मैनेजमेंट करिए। उन्होंने कहा है हाँ ओके। तो वर्ल्ड बैंक के कहने पे हमारे देश के अंदर एक एक्ट आया, फेमा एक्ट बनाया था हमारे देश में, फेमा एक्ट 1999। क्या नाम बोला मैंने, पूरा नाम बताना? फेमा एक्ट 1999। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसीज कब आई थी? 91 में। उसके कितने साल बाद कहानी सुधरी? 8 साल बाद। और कौन सा एक्ट आया? फेमा एक्ट 1999। अब फेमा एक्ट क्या है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, फेमा एक्ट कुछ नहीं है, जो फेरा था ना, पुरानी शराब नई बोतल में डाल दी है, पुरानी ही शराब है और नई बोतल में है। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि कुछ कुछ चीजें वही हैं, बस थोड़ी सी चीजें बदलाव करी है। इट मीन्स जब आप फेमा एक्ट पढ़ोगे 1999, तो इसका नाम भी आपने देखा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसमें क्या कहानी बताई गई कि कुल मिला के फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड है, कुल मिला के फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड है। अब जब फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड हम बातें कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे आएंगे, हम उनके यहाँ पे जाएंगे, वो हमारे यहाँ सामान खरीदेंगे, हम उनके यहाँ से सामान खरीदेंगे, वो इंडिया में बिजनेस करेंगे और हम बाहर बिजनेस करेंगे। ये सारी चीजें हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए इन्होंने अलग अलग चैप्टर बनाए, अलग अलग चीजें बनाई। जैसे कि फेमा एक्ट के तहत क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेमा एक्ट के तहत $2,50,000 पर इंडिविजुअल मिलते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। उसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। 2 तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट का मतलब होता है जैसे आप बाहर घूमने जा रहे हो, आप बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, आपके बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, आपको अपने रिलेटिव को मैनेज करना है, तो ये सारे किस में आ गए? करंट अकाउंट में। दूसरे कैपिटल अकाउंट होते हैं जिसमें आपके एसेट्स या लाइबिलिटी के अंदर ऑल्टरेशन हो रहा है, एसेट्स या फिर लाइबिलिटी। मतलब जैसे हम वहाँ बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी के घर हैं, कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में। सुना है आपने? सेलिब्रिटी, बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है उनके घर हैं कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में। तो वो कैसे संभव हो पाया? ड्यू टू द फेमा, क्योंकि $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर अगर आपको मिल रहा है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। इसी तरीके से लोग इतने सारे घूमने भी इसी वजह से जाते हैं। तो पहले थोड़ी रेस्ट्रिक्शन थी, कंडीशंस थी, अब वो सब चीजें क्या हो गई हैं? फ्री हो गई हैं। अब कहानी ये हुई, एक तो इन्होंने पूरा एक्ट बना दिया, फेमा एक्ट। फिर दूसरी चीज, अब हमने कहा हम पैसे तो खूब दे रहे हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज दे तो खूब रहे हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज हिंदुस्तान में आना भी तो चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ऐसे तो हमारा देश वीक हो जाएगा। तो इन्होंने जुगाड़ बिठाया कि एक काम करते हैं, जी ललचाए रहा न जाए, एफटीपी। क्या बोला मैंने? एफटीपी। मैम ये एफटीपी क्या चीज है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्या बताया मैंने? जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एफटीपी के तहत ये नीति बनाई गई। ये नीति मान सकते हैं, पॉलिसी का मतलब नीति होता है। ये नीति पता क्या है? ये नीति है कि आपको करना क्या है कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ नियम बनाए।
कि हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको लालच दिया जाएगा। जी ललचाए रहा ना जाए, ईपीसीजी स्कीम। ईपी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए होती है वो स्कीम। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए भैया मैं ना एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जो मैं सामान लेके जाऊंगी उस सामान की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस भी सही होना चाहिए, तभी तो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करेंगे। आप जानते हो कि मैन पावर थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो सामान अच्छा भी बनता है और सस्ता भी बनता है। अब टेक्नोलॉजी के लिए मुझे क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए मुझे भैया नई मशीनरी। क्या चाहिए, नई मशीनरी, और वो मुझे करनी पड़ेगी जापान से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और जापान से अगर मुझे वो इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब मैं जब गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी दूंगी तो मुझे तो वो बड़ी महंगी पड़ेगी, और बड़ी महंगी पड़ेगी तो मेरी पॉकेट उससे अलाउड नहीं करेगी। सरकार ने कहा ये मशीनरी लेनी है, मैंने कहा हाँ जी मशीनरी लेनी है। मशीनरी की कैसी मशीनरी लेनी है, जिसमें से ऑटोमेटिक स्टूडेंट पढ़ के निकले, स्टूडेंट को डालो और बाहर निकालो तो वो उसको सारा सिलेबस रट जाए, ऐसी मशीनरी लानी है। ऐसी मशीनरी आ सकती है, नॉट एट ऑल, सच मत समझना। बहुत सारी मशीनरी होती है, जैसे मेडिकल फील्ड में होती है कि आपको कोई लाइक स्कैनिंग करनी है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा अगर मशीनरी लेनी है, लानी है, करना क्या है मशीनरी से। मैंने कहा जी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अच्छा हाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ओके मैन्युफैक्चर क्या करोगे कि जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे वो सारा का सारा सर जी एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सारा का सारा, अच्छा एक्सपोर्ट करोगे, हाँ जी एक्सपोर्ट करेंगे। तो फिर उससे तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी, रिजर्व कि हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे। तो सरकार बोलती है जा जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। मतलब क्या कहना चाह रही है, वो कहना चाह रही है जा तू मशीनें ले आ, ठीक है, और उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी वो तुझे माफी है, मत दे तू इंपोर्ट ड्यूटी, तू सीधा मशीन ला और उससे मैन्युफैक्चरिंग की। अब वो जो था कौन, जो पर्टिकुलर पर्सन मशीनरी ला रहा था वो बड़ा स्मार्ट निकला, लेकिन मशीनरी भी लाऊंगा और एक्सपोर्ट भी नहीं करूंगा। तो तुम डालो तो गवर्नमेंट क्या है, पात पात है। तुम डालो तो गवर्नमेंट क्या है, पात पात है। कि ज्यादा होशियार नहीं बनने का, मशीनरी इधर लाया है, तूने बेनिफिट क्लेम किया है तो तेरे को सारा का सारा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं करेगा ना तो तेरे को क्या ले ली जाएगी तुझसे, क्या ले ली जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी। क्या ले ली जाएगी, आर यू गॉट द पॉइंट। इस तरीके की स्टार रेटिंग्स, और जैसे कोई बड़ा एक्सपोर्टर है तो उसे स्टार रेटिंग मिली। स्टार रेटिंग मतलब जैसे वो एयरपोर्ट पे विजिट कर रहा है तो उसे बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसे बहुत सारी छूट दी जा रही हैं, इस तरीके की स्कीम्स है। तो वो किस में, एफटीपी में पढ़ोगे आप। कहाँ पढ़ोगे, अच्छा दूसरी चीज, मान के चलिए भैया मुझे अपनी होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करनी है, मतलब मुझे अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करनी है। सपोज हम कोचिंग बिजनेस में हैं और वो मुझे करनी है लंदन में, लंदन बहुत पसंद है तो वहीं करनी है। इट मीन्स हम वहाँ पे अपनी ब्रांच भी डालना चाहते हैं, लंदन वाले लोगों को इधर बुला के पढ़ाएंगे कि देखो हम इंग्लिश तो आपको आती है, हम बढ़िया वाले हिंदी सिखाएंगे आपको, मस्त वाली, ठीक है, या हम आपको कोई कोर्स कराएंगे। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस डाल दी, या वहाँ पे हमने एक लाइसेंस ऑफिस डाल दिया। अब वो ब्रांच ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस जो हमें वहाँ पे स्टेब्लिश करना है फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए भी नियम है, उसके लिए भी कानून है, और वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। कहाँ पे है, और शॉर्टकट बोलेंगे FDI। वहां भी फॉरेन एक्सचेंज की सारी कहानी है। तो वो हमें किस चैप्टर में पढ़ना है, FDI। कहाँ पढ़ना है, FDI। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। अब जैसे मान के चलिए आपने सुना होगा बिरला सन लाइफ, कितने बच्चों ने सुना है बिरला सन लाइफ, टाटा AIG, सुना है इंश्योरेंस के नाम। ये जो बिरला और सन लाइफ है, एक्चुअली हमारे देश के अंदर मान के चलिए कोई फॉरेन कंट्री इंश्योरेंस में डील करना चाहती है तो वो डील कर सकती है, लेकिन उसे इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि भैया 51% ही तुम अपनी हिस्सेदारी रख सकते हो, ये 51% इंडिया की होगी और रेस्ट आपकी होगी। तो इसीलिए आपने देखा बिरला इंडियन कंपनी और सन लाइफ बाहर की कंपनी है। तो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए गया, मान के चलिए पैसा इंश्योरेंस का जमा किया, इंश्योरेंस क्लेम करने का टाइम है, कंपनी भाग गई तो लॉस हो जाएगा ना। लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी हो तो उसे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे बाहर की कंपनी इंडिया में आ सकती हैं। तो कुछ सेक्टर तो रेस्ट्रिक्टेड है, क्या बोला मैंने, क्या वर्ड यूज किया, रेस्ट्रिक्टेड। और कुछ सेक्टर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। कुछ सेक्टर क्या है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है, रेलवे है, उसी के TDRs है, ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, है ना। कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कंप्लीटली क्या कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, बैन, कि उसके अंदर तो बाहर की कंपनी आके बिजनेस कर ही नहीं सकती। जब होगी जब अलाउड किया जाएगा।
वो अलग तरीके से है बेटा, अलग कंडीशन पे है, उसमें अलग कंडीशंस हैं, उसमें कंडीशंस होती हैं। ऐसे तो जो आपका मेट्रो ट्रैक है, जो सबसे पहले दिल्ली में मेट्रो ट्रैक चला था, वो ट्रैक चला था आपका रोहिणी से लेकर शादरा, पहली बार जब मेट्रो चली थी। तो पहला प्रोजेक्ट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ डील हुई थी कि अगले आने वाले 10 साल जो भी रेवेन्यू होगी, उन्होंने ही बनाया था वो, अगले साल आने वाली जो भी रेवेन्यू इस ट्रैक पे होगी वो सारी तुम्हारी होगी, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो ऐसे नहीं होती कि 100, ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपने देखा होगा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि दिल्ली से मेरठ तक एक बहुत अच्छी एक ट्रेन आ रही है ना, तो वो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो चाइना का है। वो प्रोजेक्ट्स हैं, काम करने वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो काम करने के लिए थोड़ी ना मना किया है। कुछ ऐसे कंडीशंस है अलग अलग सेक्टर्स में, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा है, या कुछ जगह अलाउ कर रखा है तो उसके ऊपर कंडीशन लगा रखी है। वो जब हम एफटीपी पढ़ेंगे, एफडीआई पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर आपको ये समझ में आया होगा, एक चैप्टर आपको समझ में आया फेमा, जिसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांजेक्शन की बात है। एक चैप्टर आपको समझ में आएगा एफडीआई, एक चैप्टर आपको समझ में आएगा एफटीपी। गॉट द पॉइंट। उसी के साथ एक चैप्टर और बताती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे सारी कहानी पैसे की है, फॉरेन एक्सचेंज की है। इस वाले पोर्शन में, कौन से पोर्शन में, पहले वाले में, सारी कहानी फॉरेन एक्सचेंज को इकट्ठा करने की है। गॉट द पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया, एक जगह इन्होंने एक कहानी बनाई बच्चों कि हम एक ऐसा गोला होगा, एक ऐसा एरिया होगा, उस एरिया में जो भी सर्विसेज देगा या जो भी सामान बनाएगा, उस सारे के सारे सामान को एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो एक ऐसा गोला होगा, वहां जो भी जाएगा उसका सारा टैक्स माफ। मतलब पर्टिकुलर एक एरिया स्पेसिफाई किया, उस एरिया में जो भी कंसर्न होगी, सर्विस सेक्टर में होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगी, जिसमें भी होगी, उनको सारा का सारा एक्सपोर्ट करना होगा। तो गवर्नमेंट कहती है, वो बोलते हैं अगर हम उस एरिया में जाके काम करेंगे और पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट है कि तुम्हें 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना, टैक्स फ्री एरिया होगा वो। क्या होगा, और उस एरिया को बोला जाता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोला गया उसे, स्पेशल स्टेटस मिल रहा है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो क्या है, जोन मीन्स एरिया, तो क्या बोलते हैं उसे SEZ। जैसे नोएडा में SEZ है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नोएडा में क्या है, SEZ है। तो उस एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी सर्विस दी जाती है, वो सारी फॉरेन दी जाती है, और उससे पूरा का पूरा क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज। तो कहानी सारी तो फॉरेन एक्सचेंज की है। तो वो सारी की सारी कहानी हमें किसमें पढ़नी है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पढ़नी है, फेमा के अंदर पढ़नी है। क्या आपको पहला पोर्शन कुछ कुछ समझ में आया कि क्या चीजें पढ़नी है। अब दूसरी बात सुनो, दो दोस्त मिल बैठे दो यार, तो अब रंग जमेगा, है ना, गलत मत समझना। मतलब कोक पीने गए आप नीचे, अभी आप नीचे अगर कोक पीने गए, और लड़के सोच रहे मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, नीचे कोक पीने गए, तो कोक पीने गए तो वही 10-10, 11-11, 15-15 रुपए की बॉटल आ जाती है। एक उस दोस्त ने ली कोक, दूसरे ने पेप्सी ली, आराम से दोनों एक सिप पी के आराम से ऊपर क्लास लेने आए। अभी आज के डेट में आप देखो, एक पेप्सी एक कोक है ना, सुना होगा ना कंपनियां, ये सुना है पेप्सी कोक, सुना है, थोड़ा बहुत सुना है, ज्यादा सुना है, बहुत सुना है मैम, बहुत सुना है, बचपन से लेके अब तक सुना है मैम। दुनिया इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, मैगी और पेप्सी और चिप्स हमें जरूर मिलते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहली चॉइस हमारी हो जाती है पापा पापा कोक कोक, पेप्सी पेप्सी, चिप्स चिप्स, है ना। जैसे उन्हें पी के एकदम घूमने वाली एनर्जी और फीलिंग आती है ना। तो इट मीन्स दो तरीके की, एक पेप्सी और दूसरी क्या है, कोक है, ठीक है। अब आपने एक चीज और नजरअंदाज किया या आपने नोटिस किया, जो प्रोडक्ट पेप्सी के वही कोक के भी हैं, जैसे मिरिंडा है, फेंटा है, लिम्का है, थम्स अप है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि सेम सब्सटीट्यूट्स हैं दोनों कंपनी के लगभग। माजा है, स्लाइस है, सुना है, देखा है, कभी नोटिस किया है। ठंडा मतलब कोका कोला, और एक वो बोलते हैं, अक्षय कुमार बोलता है डर के आगे जीत है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने ब्रांड एम्बेसडर्स भी देखे होंगे कि दोनों के अच्छे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स रहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो दो कंपनी बड़ी नजर आती हैं, वन इज ठंडा मतलब कोका कोला, और दूसरा डर के आगे जीत है मतलब पेप्सी। तो यहाँ पे जो कहानी समझ के आ गई है, कहानी जो ये समझ में आई है कि हमें ये समझ में आया कि बड़ी दो कंपनी है, पतंजलि की पता नहीं कोल्ड ड्रिंक कब आएगी, सस्ती आ रही है थोड़ी, तो इट मीन्स दो बड़ी कंपनी है, उनका बड़ा शेयर है। बट आज की डेट में आपको 12 रुपए में भी कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल रही है, आपको 30 रुपए में भी मिल रही है, आपको 70-80 रुपए में तो पूरे परिवार का फैमिली पैक आ जाता है, एक एक पैक सब ले लेते हैं, है ना। इट मीन्स आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये दोनों कंपनी एक साथ मिल जाए, सपोज पेप्सी और कोक,
और जो दोस्त नीचे गए थे 12-12 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी के आए थे, वही कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट हो गई 50 रुपए। तो एकदम पीने की आदत तो छूट नहीं जाएगी, पीने की आदत तो एकदम छूटती भी नहीं है, आप जानते हो, मतलब कोका कोला। तो पीने की आदत जब एकदम से छूटती नहीं है तो आप ये समझते हो कि 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आएगी तो 50 रुपए की ही आपको पीनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ही बॉटल में 4 दोस्त जाएंगे, एक सिप तू, एक सिप मैं, एक सिप तू, एक सिप मैं। मुझे आप ये बताइए, इन दोनों कंपनी को मर्ज होने से आपको क्या नुकसान हुआ? बताइए आपको क्या नुकसान हुआ? इसमें अफेक्टेड कौन है? कंज्यूमर। इट मींस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके के लॉज होने चाहिए जिससे ये दोनों कंपनी एंटी कॉम्पिटिटिव, ये तो कंपटीशन खत्म कर देंगी ना, तो ये क्या होना चाहिए? कंपटीशन क्या होना चाहिए? खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होता है, जितना ज्यादा कंपटीशन होता है, उतना ज्यादा फायदा कस्टमर, कंज्यूमर को होता है। जानते होंगे ना आप, ड्यू टू द हाई कंपटीशन आज आपको भी कितने सस्ते में पढ़ाना पड़ रहा है। अगर कंपटीशन नहीं हो, अभी आप देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा ये चाहता है, ये बच्चा, मुंबई का बच्चा ये चाहता है कि मुझे प्रीति सिंह क्लासेस से पढ़ना है, तो वो पढ़ रहा है इधर बैठ के। कोई गुजरात का बच्चा चाहता है तो वो पढ़ रहा है इधर बैठ के। क्या ऐसा कुछ सिस्टम है कि मुंबई वालों ने बोला तुम इधर नहीं आओगे, हम उधर नहीं जाएंगे? और ऐसे क्यों रहे? फुल्ली फेयर कंपटीशन चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है ना। पहले सिर्फ क्या हुआ करता था कि दिल्ली वाले बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज की डेट में क्या, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा भी तो कर सकते हैं। आपने जनरली एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप नीचे जाओगे कभी ना कभी जरूर करी होगी। मान चलिए सपोज करिए आपको रिक्शा करना है, और आपको पता है कि रिक्शा में अगर मैं करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक का 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का एरिया जो है, उसमें 20 रुपये खर्चा, 20 रुपये चार्जेस है, बट रिक्शा वाले ने मांगे 50 रुपये। आपने दूसरे से पूछा भैया कितने रुपए लेगा? 50 रुपये। आपने तीसरे से पूछा कितने रुपए लेगा? उसने क्या बोला? 50 रुपये। आपने कहा थप्पड़ खाएगा, 50 रुपये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है? 50 रुपये, जाना है जाओ वरना मत जाओ। अब आपको कितना पे करना पड़ेगा? 50 रुपये। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्टेल बना लिया है। क्या बना लिया उन्होंने? कार्टेल बना लिया है, प्राइस कार्टेल बना लिया है। किस चीज का प्राइस कार्टेल बना लिया? कि इससे कम तो हमें जाना ही नहीं है। इसी तरीके से अगर कोचिंग क्लासेस भी कार्टेल बना लेती हैं, सारी कोचिंग क्लासेस मिलके कार्टेल बना लेती हैं, क्या कि भैया मैंने तो बोल दिया भैया मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाती हूँ, मैं कंपनी लो 1 लाख रुपए में पढ़ाऊंगी, इससे कम नहीं। तो दूसरे वाले जो पढ़ा रहे हैं वो 95,000, कोई 97,000, कोई 96,000, कंपनी लो खाली। बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा, यार पढ़े ना पढ़े क्या करें? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? हाँ, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिलके क्या बना लिया? कार्टेल बना लिया, प्राइस कार्टेल। और मैंने तो कह दिया मैं कंपनी लो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं 1 लाख रुपए में पढ़ाऊंगी। बच्चों की मजबूरी बन जाएगी, कुछ भी करेंगे बेचारों को पे करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से जिसके पास पैसा है वो तो दे देगा, लेकिन जिसके पास पैसा है वो नहीं दे पाएगा। सबका साथ सबका विकास। इट मींस इस तरीके के कार्टेल से नुकसान किसको हो रहा है? फाइनली स्टूडेंट को। बट अब हाई कंपटीशन है, फ्रीली कंपटीशन है। मुंबई वालों को पता है कि प्रीति सिंह क्लासेस इतने में क्लासेस दे रहे हैं, पुणे वालों को पता है इतने में क्लासेस दे रहे हैं, राजस्थान वालों को पता है इतने में क्लासेस दे रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी। उनकी मजबूरी बन जाएगी सस्ते में देना। यस और नो? कुछ हो ना हो प्राइस तो डाउन करवाई दिए। यस और नो? कुछ कहानी हो या ना हो प्राइस तो डाउन हो ही गए। अरे आपको डाउट किस चीज पे होता है? तब क्वालिटी भी अच्छी ना हो और प्राइस भी हाई हो तो लगता है, लेकिन अगर क्वालिटी भी बेस्ट हो और प्राइस भी कम हो तो फिर तो आप जानते हो जियो हजारों साल जियो जियो। यस और नो? सो दिस इज द इफेक्ट। सो इस कंपटीशन को रोकने के लिए आपको पूरा का पूरा जो कानून पढ़ना है वो कंपटीशन लॉ है। कौन सा लॉ है? गॉट द पॉइंट? समझ में आया कंपटीशन लॉ क्या है? अब कंपटीशन लॉ सीएस को क्यों पढ़ना है, कंपनी सेक्रेटरी को क्यों पढ़ना है? ये कहानी अगर दो कंपनी आपस में मिलती है ना, मर्ज होती है, तो पहले उससे कंपटीशन कमीशन एक अथॉरिटी उससे पूछना पड़ेगा। अगर वो परमिशन देंगी तो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई कंपटीशन लॉ की? फेमा की भी कुछ कुछ कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी। तीसरी चीज बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। ओके, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज की भी पहली कहानी सुनो। पहला एक्ट पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 चीजें हमें पढ़नी है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें अमेंडमेंट आ गई है। दूसरा हमें पढ़ना है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और तीसरा हमें पढ़ना है लीगल मेट्रोलॉजी। तीनों का बड़ा अच्छा तालमेल है, बड़े मजेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ। हालांकि जिस बच्चे ने आज की क्लास ले ली ना, वो कहीं ना कहीं पूरा ईबीसीएल खत्म हो जाएगा। मैम सच्ची में भगवान कसम, तो मैम फिर हम आज पढ़ ले? नहीं डीप में तो आगे पढ़ना है ना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अगली चीज सुनिए,
एक महिला थी, उसने अपने पति की पॉकेट में से पैसे चुरा चुरा के मतलब ज्यादा नहीं चुराए, 100 रुपए चुरा चुरा के एक मिक्सचर जूसर खरीदा। क्या खरीदा? मिक्सचर जूसर खरीदा। अब लेडीज ने जब नए मिक्सचर जूसर खरीद लिया तो अब सुबह दोपहर शाम खाना बंद, ब्रेकफास्ट बंद, डिनर बंद, जूस ही जूस चल रहा है, जूस ही जूस, जूस पियो, अरे हेल्दी है, जूस पियो, जूस पियो। अब तीसरे दिन क्या हुआ, मिक्सी हो गई खराब, जूसर हो गया खराब। अब जिस समय दुकान पे महिला गई थी उस समय तो दुकान वाले भैया ने बोला था, अरे मैडम इससे बढ़िया मिक्सी कुछ नहीं है, पत्थर को पीस देती है, पीस के देख लो जाए। महिला इंप्रेस और उन्होंने पैसे दिए और लिया, लेकिन अब मिक्सर जूसर हो गया खराब। अब मिक्सर जूसर लेकर महिला कहाँ पहुंची? मिक्सर जूसर लेकर महिला कहाँ पहुंचेगी जरा बताना। महिला पहुंची दुकान पर, उन्होंने कहा क्या करना है, ये खराब हो गया, बदल। अच्छा थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठा लिया। फिर दोपहर हो गई, ऐसे बैठे बैठे उसने कहा मुझे खाना बनाना है घर पे, मिक्सर जूसर खराब हो गया, मुझे दूसरा चाहिए, मैंने पॉकेट में से पैसे चुरा चुरा के लिए थे। कोई ऑप्शन नहीं है, आपने खराब कर दिया। अरे भैया जब मैंने खरीदा था तब तो आपने बोला था वारंटी है गारंटी, अब कहाँ चली गई? कहीं नहीं गई। इरिटेट हो गई लेडीज। आप मुझे बताइए उस लेडीज के पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है बताइए? एक ऑप्शन है चुपचाप घर चली जाए, और दूसरा ऑप्शन उसे नजर आ रहा है दुकान के बाहर इतना मोटा पत्थर पड़ा है, पैसे तो दे नहीं रहा, पत्थर मार के जाओ। और तीसरा ऑप्शन महिला के पास है, मैं तुझे जेल करा दूंगी, जेल। क्या बोल रही है महिला? मैं तुझे जेल करा दूंगी, जेल। आप बताओ कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? एक ऑप्शन वो चुपचाप घर चली जाए, एक ऑप्शन बाहर ईंट पड़ी है उसके मार के जाए, तीसरा ऑप्शन जेल करा दूंगी, जेल, केस कर दूंगी, केस कर देगी। काफी बच्चों ने बोला हाँ इतनी चोरी थोड़ी ना की जाती है, इतनी चोरी थोड़ी ना की जाती है। अच्छा तीसरा ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं जेल करा दूंगी, जेल। ओके ओके, आपको पता है जेल कराने के लिए कितना खर्चा है? मिक्सर जूसर 3,000 रुपए का। वो पहुंच गई कड़गड्डुमा, वकील साहब इस दुकान वाले को अक्ल सिखानी है, इसको जेल करानी है कि कोई दिक्कत नहीं मुझे हायर कर लो। वकील साहब ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 1 लाख रुपए में, इसको मैं जेल करा दूंगा, 1 लाख रुपए दो। ओ भैया रे 3,000 की मिक्सर जूसर 1 लाख रुपए तू मांग रहा है, खोपड़ी घूम गई, चल छट हट गई। और सीधा कहाँ पहुंच गई? घर चली गई, थोड़ी देर रोई धोई फिर सो गई। ऐसी महिला को ध्यान में रखते हुए, ऐसी महिला आज हताश ना हो, ऐसी महिला के राइट इफेक्ट ना हो, छोटे से पैसे की बात थी, वकील साहब ने 1 लाख रुपए मांगे, इस कारणवश वो दुकानदार की अपनी मनमानी चली और महिला रो रा के घर आ गई। ऐसे महिला ना रोए, ऐसी दिक्कतें ना हो। छोटे छोटे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, किसी वकील की जरूरत नहीं। और आप जानते हो केस अगर हो जाता है तो क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या? तारीख। यस और नो? लेकिन कंज्यूमर केसेस में कंज्यूमर की कोर्ट बना दी अलग से। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट अलग से बना दी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। वकील की जरूरत नहीं, महिला खुद जाएगी अपना केस रिप्रेजेंट करेगी। यस माय लॉर्ड, मैं बताती हूँ उसने मेरे साथ क्या किया। ओके, इट मींस अब महिला की 2 बातें सॉर्ट आउट हो गई, एक तो केस जल्दी सॉल्व होगा और दूसरा उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करने की जरूरत है। अब दुकान पे जाएगी, अब दुकान पे जाके बोलेगी ए मिस्टर, आपको मेरी मिक्सी वापस करनी है, सही करनी है, नहीं करनी है कि नहीं करनी है? सो मैंने पढ़ लिया, मुझे CS प्रीति सिंह क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर एक्ट, जेल करा दूंगी, जेल, कंपनसेशन लूंगी तुझसे। तो अब क्या बोलेगा दुकान वाला? ओके मैम अभी करके देता हूँ, बैठिए ना 2 मिनट। यस और नो? ये होता है कानून के राइट्स का अभाव। तो ये हमें पढ़ना है कंज्यूमर एक्ट में। कहाँ पढ़ना है? इसकी एक छोटी सी झलक आपने छोटे लेवल पे भी जरूर पढ़ी है 11th-12th में। ठीक है, अब सुनिए अगली बात सुनिए। आपने कोल्ड ड्रिंक लेने गए, कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक देखी, इस पे प्राइस पड़ा है 30 रुपीज, दुकान वाले ने दी 40 रुपीज की, दुकानदार ने कितने की दी? 40 रुपीज की। आपने कहा ओ भैया रे 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 40 में क्यों बेच रहा है? कोई ऑप्शन नहीं है, पहाड़ पे खड़े हो, कहीं भी ऐसी जगह इंडिया किसी कोने में, मैं 40 में बेचूंगा, तेरे को लेना है ले, वरना रास्ता नाप ले। आपके राइट इफेक्ट हुए। इसका मतलब जो मैक्सिमम प्राइस होता है उससे ऊपर आपको नहीं देना चाहिए। लीगल मेट्रोलॉजी लॉ पढ़ोगे इसके बारे में, पूरा उसमें यही बात बताई जाएगी कि लीगल लॉ के हिसाब से आप मैक्सिमम कितने प्राइस पे करोगे, इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकते, नहीं तो जेल करा देंगे, जेल। वो कौन सा कानून है? लीगल मेट्रोलॉजी। यस और नो? उसी के साथ साथ अगली बात सुनिए। आपने उत्तर प्रदेश का नाम सुना है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम सुना है? पश्चिम उत्तर प्रदेश सुना है? ग्रीन बेल्ट जिसे बोलते हैं, सुना है कितने बच्चों ने? ग्रीन बेल्ट। अच्छा, जो बच्चे उत्तराखंड जाते हैं उत्तर प्रदेश में घूम के हुए जाते हैं सीधर। ग्रीन बेल्ट की अगर हम बात करना है, हाँ तो देखिए, हाँ तो देखिए बच्चों,
अब क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का उत्पादन होता है, चीनी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, शुगर फैक्ट्री बहुत सारी है, ओके, और वहां पे चीनी होती है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में चीनी नहीं होती, वहां सेब होता है, सेब, ओके, अखरोट होता है, बादाम होता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं चीनी तो उनको भी जरूरत है ना, और हम लोग को भी बादाम, छुआरे, मुनक्के सबकी जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश वालों ने कहा कि हम अपनी चीनी खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे, हम किसी को एक दाना नहीं देंगे चीनी का, चीनी का एक दाना नहीं देंगे, चीनी का एक दाना नहीं देंगे ना, हम अपने यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, ऐसे पंजाब वालों ने कहा हम चावल उगाते हैं, हम एक दाना चावल का नहीं देंगे, चाहे हम सुबह दोपहर शाम चावल चावल ही खाएं। कहानी बिगड़ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे चीनी है, चावल है, दाल है, मेडिसिन है, इस तरीके की कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो हमारा जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक है, जिससे हम बोलते हैं इसेंशियल कमोडिटी। हमारा देश आजाद होने के बाद सरकार ने सबसे पहली चीज ये रखी कि जो इसेंशियल कमोडिटी है, जो जीवन यापन करने के लिए वस्तु जो जरूरी है, उनका उत्पादन सही हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, वो सबके पास पहुंचे और सबका साथ सबका विकास हो। इसके लिए कानून आया जिसका नाम रखा गया इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। क्या नाम है? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो कि आप पढ़ोगे। अब समझ में आ रहा है आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? बेस तो बनी रहा होगा, ओके। आगे देखो, प्रॉपर्टी लॉस की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात करेंगे, बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, स्पेसिफिक रिलीफ, एंटी करप्शन लॉ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और उसी के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी बेनामी ट्रांजेक्शंस। बेनामी ट्रांजेक्शंस, बेनामी मतलब बिना नाम के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, ये सारे कानूनों में पढ़ने हैं। इसमें कोई भी चैप्टर आप ये नहीं बोल सकते पहला चैप्टर है, या ये दूसरा चैप्टर है, या ये तीसरा चैप्टर है, या ये चौथा चैप्टर है। क्या ये बात समझ में आई? सो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको रूबरू करा दिया। आई थिंक सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा, या आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको सब्जेक्ट इंट्रो दिया था, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, ये भी आपको क्लियर हो गया क्या पढ़नी है। अब आप इस कैपेबल मैंने कर दिए कि अगली क्लास में इनमें से कोई भी एक चैप्टर में आपको पढ़ा सकती हूँ। गॉट द पॉइंट? चैप्टर ग्राफ समझ में आ गया। मेरी तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी आज, क्योंकि बेसिक क्लास थी इस सब्जेक्ट के बारे में। चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? ये थी मेरी दोनों क्लासेस। अब आपकी जो तीसरी क्लास है उसकी इंफॉर्मेशन आपको अभी मिल जाएगी, लाइक थर्ड क्लास होगी सर। आज के लिए यही क्लासेस होंगी, नेक्स्ट क्लास से आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, ठीक है बच्चों? थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।